Hello friends, welcome back to the channel. So this is our lecture 2 of Unit 6 Research in Education. आज हम डिस्कस करेंगे डिजाइन्स इन द एजुकेशनल रिसर्च, जिसके अंदर हम एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को पढ़ेंगे और वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे साइंटिफिक मेथड। फाइन, लेक्चर 1 में हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं अपना मीनिंग ऑफ द रिसर्च, टाइप ऑफ रिसर्च एंड अप्रोचेस टू एजुकेशनल रिसर्च. So let's start with the experimental research. Experimental research is the research which considered फोकस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटेशंस. कोई भी रिसर्च जो आप थ्रू एक्सपेरिमेंट्स करते हो, दैट इज योर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. इसके अंदर जो मेन हाईलाइटिंग पॉइंट है या जो मेन फोकस करने वाली चीज है वो ये है कि इसमें हम एग्जामिन करते हैं. क्या एग्जामिन करते हैं? इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल. जो डिपेंडेंट है दैट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, जिस पे हम इफेक्ट देखते हैं ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिसमें हम चेंजेस ला सकते हैं, और उसका इफेक्ट हमने देखना है डिपेंडेंट वेरिएबल्स में कि क्या इफेक्ट आ रहा है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टीचर और मैं डिफरेंट डिफरेंट मैथड से आप लोगों को टीचिंग कर रही हूँ और मुझे देखना है कि उन मैथड्स का आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है. ठीक है. यू आर डिपेंडेंट वेरिएबल, आई एम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, माई मैथड्स आर इंडिपेंडेंट. ठीक है. मैं ये जो इंटरवेंशन वगैरह होते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट है, वो क्या है? मेरे टाइप्स ऑफ मेथड्स की मैं किस टाइप से आपको पढ़ा रही हूँ. एंड मैं खुद क्या हूँ? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हूँ. और आप लोग क्या हो? डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसके ऊपर इफेक्ट दिखेगा, जिसके ऊपर असर दिखेगा ऑफ माई टीचिंग मेथड्स की. अगर मैं ये टीचिंग से पढ़ा रही हूँ तो क्या इफेक्ट आ रहा है, नॉर्मल क्लासिकल ट्रेडिशनल टीचिंग कर रही हूँ तो क्या इफेक्ट आ रहा है, अगर मैं पीवाई क्यूज के थ्रू पढ़ा रही हूँ तो आपके ऊपर क्या इफेक्ट है, या जो भी ऑनलाइन अगर मैं टीच कर रही हूँ, ऑफलाइन टीच कर रही हूँ तो क्या इफेक्ट है. डिपेंडेंट वेरिएबल पे हम इफेक्ट चेक करते हैं. ठीक है. फाइन. और इसके अंदर जो भी जितनी भी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज है वो किस चीज की तरफ ध्यान देती है, क्या डिटरमाइन करती है कि हाउ वन थिंग इफेक्ट्स द अनदर. बेसिकली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी बोलते हैं. वो क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के थ्रू हम अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं. हाइपोथेसिस जो आपके टेंटेटिव सॉल्यूशन जो होते हैं, ठीक है, जो आप गैस लगाते हो कि अच्छा इस चीज का ये सॉल्यूशन हो सकता है. रिसर्च के स्टार्टिंग में आप फॉर्मुलेट करते हो हाइपोथेसिस. ठीक है. ये आपका सेकंड स्टेप होता है. उसी को टेस्ट कौन करता है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. ठीक है. इसीलिए हम इसको कई बार ये भी बोल देते हैं कि इट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग और डिडक्टिव रिसर्च मेथड. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का ओवरऑल एम होता है टू जर्नलाइज दी वेरिएबल्स रिलेशनशिप. जो भी वेरिएबल्स का रिलेशनशिप होता है उसको जर्नलाइज करना, बेसिकली आपके हाइपोथेसिस को टेस्ट करना. ठीक है. और यहाँ पे जो डाटा होता है दैट इज क्वांटिफाइड और मेजर्ड, जिसको आप मेजर कर सकते हो या मेजरेबल डाटा होता है. ठीक है. एंड क्वांटिफाइड मीन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. ये हम ऑलरेडी अपना डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर 1 में. फाइन. सो ओके, इट इज इट अडहर्स टू साइंटिफिक रिसर्च डिजाइन. क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखो हाइपोथेसिस भी हैं, then variable that can be manipulated, variables that can be measured and calculated and compared in the controlled environment. controlled environment का यहाँ पे मतलब है कि आप हर चीज को कंट्रोल कर सकते हो. ठीक है. वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकते हो और एक ही पर्टिकुलर लैब्स में ही होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. फाइन. सो यस, नाउ मूविंग टू द टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन. अब यहाँ पे हम 3 एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन को स्टडी करेंगे. प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ट्रू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स एंड थर्ड इज क्वाजी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स. देखिए, प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में क्या होता है? प्री मतलब पहले, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले आप जो भी कंडीशन एक ग्रुप या नंबर ऑफ ग्रुप्स पे लगा के चेक करते हैं कि कितनी इफेक्टिव है आपकी इंटरवेंशन या टेक्निक्स, मेथड्स, या जो भी आप कंडीशन इम्पोज कर रहे हैं पर्टिकुलर ग्रुप पे या नंबर ऑफ ग्रुप्स पे, उनका आप इफेक्टिवनेस चेक करते हैं थ्रू दिस प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन. फाइन. नेक्स्ट कम टू द ट्रू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. देखो नाम के आगे क्या लिखा है? ट्रू. तो यही क्या है? रियल सेंस में एक्यूरेट फॉर्म है आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की. एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट फॉर्म. क्यों है? क्योंकि ये एस्टेब्लिश करती हैं अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप विद इन दी ग्रुप्स. बट यहाँ पे कंडीशंस है कि
तीन कंडीशन आपकी वेरीफाइड होंगी तभी आप ट्रू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ये वाला डिजाइन जो है लगा सकते हैं। क्या क्या? कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है जी। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा होता है? जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखते हो, जिसके ऊपर आप अपना इफेक्ट चेक करते हो, ठीक है। Next come to the variables independent and dependent. Random distributions means इसमें जो sampling होते हैं that is random means equal probability of choosing a particular unit or through the sample or through the population. यहाँ पे equal probability होती है in true experimental group. तो ये कुछ जो वर्ड्स है ना आपको ध्यान रखने, क्योंकि नेट में कई बार डायरेक्ट यही वर्ड्स का यूज किया जाता है, उससे आप पहचान लेते हो कि ट्रू है या प्री है या कॉजी है, कैसी है। फाइन। नेक्स्ट इज योर कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। अब ये क्या होती है? देखो, कॉजी का मीनिंग होता है, इस वर्ड का पर्टिकुलर मीनिंग होता है सीडो। सीडो मीन्स फॉल्स, या फिर यू कैन से द सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का यहाँ पे मतलब है कि जो कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन ये लगती है या दिखती है कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन जैसी होगी, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है वहां पे आपका जो है रैंडम सैम्पलिंग होती है, बट इसमें कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में जो पार्टिसिपेंट्स है, जो सैंपल्स है, दैट आर नॉट रेंडमली असाइंड। रैंडम सैम्पलिंग यहाँ पे नहीं होती है। फाइन। नाउ कम टू द हिस्टोरिकल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल हमारी हो चुकी है, अब नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है कि टाइम सेंस अप्रोच। हम इसको टाइम सेंस अप्रोच इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इट डील्स विद एनालिसिस ऑफ द पास्ट इवेंट्स। जो भी आपका पास्ट में इवेंट्स हुआ है, ठीक है, आपको पास्ट की कोई भी चीज पढ़ने को इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सब, या जो भी आपकी हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स है, वो सब कौन डील करता है? हिस्टोरिकल रिसर्च, ठीक है जी। और हिस्टोरिकल रिसर्च क्या करती है? जो भी आपकी पास्ट की इंफॉर्मेशन है, पास्ट का इवेंट है, एनीथिंग रिलेटेड टू द पास्ट, उनकी वैलिडिटी चेक करती हैं, न्यू कंसेप्ट्स को डेवलप करती हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रेजेंट इन द लाइट ऑफ द पास्ट टू एनलाइटन द फ्यूचर, और फिर कंक्लूजन्स पे पहुंचती हैं। फाइन। इट डिपेंड्स ऑन द रिपोर्टेड। हाँ, वन मोर थिंग, जैसे आपका एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है दैट डिपेंड्स ऑन द एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंटेशन, बट हिस्टोरिकल रिसर्च डज नॉट डिपेंड अपॉन द एक्सपेरिमेंटेशंस। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन द रिपोर्टेड ऑब्जर्वेशन ऑफ द अदर्स। जो उन्होंने ऑलरेडी ऑब्जर्व करके रखा है, जो ऑलरेडी डाटा आपके पास है प्रेजेंट, उसी के बेसिस पे यू गो फॉर द हिस्टोरिकल research. Fine, you carry out the historical research. Now come to the types of historical research. ठीक है, यहाँ पे कुछ टाइप्स लिखे हुए हैं हिस्टोरिकल रिसर्च के। ये हैं बिब्लियोग्राफिक रिसर्च, लीगल रिसर्च, स्टडिंग हिस्ट्री ऑफ आइडियाज एंड स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस। अब बिब्लियोग्राफिक रिसर्च क्या है? जिसमें आप जो भी आपकी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज वगैरह, उनका फुली डिटेल्ड, उनका कैरेक्टर, उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो ट्रूथफुल फैक्ट्स और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब प्रोवाइड करती है, दैट कम्स टू योर बिब्लियोग्राफिक रिसर्च। लीगल रिसर्च का देखो नाम में क्या है? लीगल रिसर्च। इट एम्स टू स्टडी द लीगल बेसिस। कोई भी टॉपिक है हिस्ट्री से रिलेटेड या कुछ भी आपका पास्ट इवेंट है जिसके रिगार्डिंग आपको क्या चाहिए? उसका लीगल जो है इंफॉर्मेशन चाहिए, दैट कम्स अंडर द लीगल रिसर्च। इसके लिए आपको लॉ का इंफॉर्मेशन नॉलेज होना जरूरी है इस लीगल रिसर्च को कैरी आउट करने के लिए। फाइन। नेक्स्ट इज स्टडिंग हिस्ट्री ऑफ आइडियाज। इसमें बेसिकली जैसे आप गांधी जी पढ़ते हो, विवेकानंद पढ़ते हो, अदर फेमस पर्सनालिटीज पढ़ते हो, उनके आइडियाज, उनके थॉट्स, वो फिलोसफिकल भी हो सकते हैं, साइंटिफिक थॉट्स मीन्स न्यूटन वगैरह जिन्होंने साइंटिफिक रिसर्च की थी। All that comes under the heading studying history of ideas. Ideas means thoughts, किसी की thoughts पढ़ना, ठीक है, गांधी, विवेकानंद, all these. Then studying history of institutions का मतलब है कोई भी monument past जो पहले बन चुके ऑलरेडी, monument की हिस्ट्री पढ़ना, ठीक है, कोई स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल, यूनिवर्सिटीज की पास्ट इंफॉर्मेशन लेना, फैक्ट्स कलेक्ट करना। एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस का यहाँ पे मतलब है लाइक मैरिज हो गया, आपका फैमिली हो गया, इन सबका पास्ट को रिवाइज करना, स्टडी करना, इन पे दोबारा से रिसर्च करना, न्यू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ठीक है, टू फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रेजेंट और इन रेलिवेंस टू द प्रेजेंट कंडीशंस। तो वो सब आपका क्या आता है? टाइप ये स्टडिंग हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस। फाइन।
कम टू द स्टेप्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। अब 4 स्टेप्स हैं जो आपको एज इट इज याद रखने हैं। सीक्वेंस में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। जितने भी हम रिसर्च कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं अपने पेपर में, इनके जो मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ आपको सीक्वेंस में ही याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज सीक्वेंस सीक्वेंस में लगाने इन स्टेप्स को काफी बार एनटी में बहुत बार रिपीट होता है। नाउ सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको अपने हिस्टोरिकल प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट इज फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, मतलब टेंटेटिव सॉल्यूशंस बनाएंगे। ठीक है जी। देन आप डाटा कलेक्ट करेंगे। वो डाटा कैसा होगा? आप एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं करेंगे, जो ऑलरेडी डाटा प्रेजेंट है आपके प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज में या रेलिक्स या रिमेन्स में, जैसे भी, वहीं से आप डाटा उठाएंगे, कलेक्ट करेंगे रेलिवेंट टू योर टॉपिक। देन नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। फिर जो आपने डाटा कलेक्ट कर लिया उसको इंटरप्रेट करेंगे, एक कंक्लूजन पे आएंगे, फाइनल कंक्लूजन पे। ओके। नाउ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन क्या है? वैसे तो आपको नाम से काफी कुछ समझ में आ रहा होगा, ये भी, बट क्या है? एक साइंटिफिक मेथड है, केयरफुली प्लान्ड है, रिजिड होता है, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है कि इन बिटवीन आप कहीं पे भी कुछ भी मेथड लगा लो। पहले से आपको एक प्लान लेके चलना पड़ता है, रिजिड होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग एंड एक्यूरेटली डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर ऑफ द सब्जेक्ट फिनोमिना अंडर इन्वेस्टिगेशन without manipulating variables in okay fine। जैसे एक्सपेरिमेंटल में हम वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है, टू टेस्ट इफेक्ट ऑन दी, आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उन पे हम चेक करते हैं। बट इन डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि हम वेरिएबल्स को मैनिपुलेट किए बिना उनकी नेचुरल सेटिंग्स में किसी भी फिनोमिना को, किसी भी टॉपिक को, ठीक है, वैसे ही स्टडी करते हैं, विदाउट डिस्टर्बिंग देम, विदाउट मैनिपुलेटिंग देम। ये सबसे ज्यादा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन का फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको अपने माइंड में बिठा लीजिए। फाइन। और यहाँ पे क्या होता है कि आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हो विद द करंट प्रैक्टिसेस, जजमेंट्स फॉर्म करते हो और एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन पे आते हो टू द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। और इसमें बायसनेस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? रैंडम सैम्पलिंग, लार्ज सैंपल के ऊपर ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन कैरी की जाती है थ्रू योर सर्वेज, इंटरव्यूज एंड क्वेश्चनर वगैरह। ठीक है, ये सब टेक्निक्स इसमें फॉलो करते हैं। ये जो रिसर्च डिजाइन है, दिस इज द मोस्ट यूजफुल एंड वाइडली यूज्ड रिसर्च डिजाइन, स्पेशली इन सोशल साइंसेज, या फिर गवर्नमेंट को अगर कोई पॉलिसी वगैरह बनानी है तो दिस इज द मोस्ट यूजफुल रिसर्च डिजाइन। इसमें हम वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं करते हैं, नेचुरल सेटिंग्स में स्टडी करते हैं और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं विद द करंट प्रैक्टिसेस, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन देते हैं टू द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स। क्लियर? यस। साइंटिफिक मेथड। अब साइंटिफिक मेथड बहुत पढ़ लिया जी इधर से उधर से। तो ये क्या होता है? एक सिस्टमैटिक, एम्पिरिकल, लॉजिकल एंड एक्सेप्टेबल सेट ऑफ प्रोसीजर्स होता है। पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं साइंटिफिक मेथड में। एम्पिरिकल मींस बेसिस ऑन योर एक्सपीरियंसेस। लॉजिकल होता है यू यूज द लॉजिक, यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग, इंडक्टिव, डिडक्टिव का हम यूज करते हैं टू जनरेट द न्यू नॉलेज। न्यू नॉलेज क्या है? आपकी सर्च ऑफ ट्रूथ, कि सच्चाई क्या है। दिस मेथड इज द परस्यूट ऑफ ट्रूथ। फाइन। देन अगर हम इसको डेफिनेशन के थ्रू पढ़ना चाहें तो इट इज द साइंटिफिक मेथड कंसिस्ट ऑफ सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। यस, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन होते हैं यहाँ पे। क्लासिफाई करते हैं हम डाटा को, देन यू इंटरप्रेट द डाटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। क्लियर? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। देन ओके, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? वैसे तो यहाँ पे 4 लिखे हैं, होते हैं बहुत और भी हैं, मतलब काफी सारे, बट अभी हम यहाँ पे सिर्फ 4 ही पढ़ेंगे। बाकी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जब हम यूनिट 2 करेंगे, रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ पेपर 1, वहां पे कवर अप करेंगे, बट दीज 4 आर द मेन। सो रेप्लिकेबिलिटी, ये क्या होती है? किसी चीज को रिपीट करना, रिप्रोड्यूस करना दोबारा से। आपकी रिसर्च कैसे होनी चाहिए? रिप्रोड्यूसेबल होनी चाहिए, जिसको रिपीट किया जा सके, ताकि जो अगर कोई और इन्वेस्टिगेटर, कोई और रिसर्चर अगर सेम प्रोसेस, सेम मेथड से अगर आपके रिसर्च को फॉलो करे या करना चाहे तो उसको भी वही सेम रिजल्ट मिलना चाहिए जो आपको मिला था, जो ओरिजिनल स्टडी में रिजल्ट आया था। दैट इज रेप्लिकेबिलिटी। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? साइंटिफिक मेथड का। अगर कोई रिसर्च को हम रिपीट कर सकते हैं, सेम रिजल्ट पे आ रहे हैं, थ्रू सेम प्रोसेस आ रहे हैं, दैट इज योर साइंटिफिक थ्योरी।
और साइंटिफिक नॉलेज। ओके, नाउ प्रिसीजन, हाँ ये सेकंड है। इसका मतलब तो आपको पता है कि एक्यूरेसी होता है, मतलब जो रिसर्च स्टेटमेंट है वो कैसी होनी चाहिए, दैट शुड बी बेस्ड ऑन एक्यूरेट मेजरमेंट्स सो दैट अदर कैन टेस्ट द थ्योरी यूजिंग दोज डेफिनेशंस टू मेजर दोज कंसेप्ट्स। ओके, फॉल्सिबिलिटी का मतलब होता है थ्योरी मस्ट बी स्टेटेड इन अ वे सो दैट इट कैन बी डिसअप्रूवन। यस, ताकि कोई जब देखो कोई भी थ्योरी को जब हम दोबारा, कोई भी जो साइंटिफिक नॉलेज है, साइंटिफिक थ्योरी, वो कैसी होनी चाहिए ताकि हम उसको दोबारा से रीटेस्ट कर सके, कोई और इन्वेस्टिगेटर या साइंटिस्ट उसको दोबारा से रीटेस्ट कर पाए। ऐसे आपकी साइंटिफिक थ्योरी या साइंटिफिक नॉलेज या जो भी आपकी थ्योरी वो होनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो पार्सिमनी, इसका मतलब होता है जो भी एक्सप्लेनेशंस है आपकी थ्योरी में वो कैसी होनी चाहिए, शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल। आप जो भी डेफिनेशंस, जो भी कंक्लूजन्स पे आ रहे हैं अपने रिसर्च में, वो कैसी होनी चाहिए, उसकी एक्सप्लेनेशंस जो है बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। ठीक है जी, क्लियर होनी चाहिए। So these four are the characteristics of scientific method. Come to the steps of scientific method. ये क्या है? फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम। ओके, देन सेकंड इज हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसिस को आप फॉर्मुलेट कर देते हो टेंटेटिव सॉल्यूशंस। थर्ड इज इम्प्लीकेशन ऑफ हाइपोथेसिस थ्रू डिडक्टिव रीजनिंग। अब डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है? जर्नल से पर्टिकुलर की तरफ जाना। फाइन, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, वेरिफिकेशन, मॉडिफिकेशन और रिजेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। सो ये आपके 5 स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड एज इट इज, इनको आपको सीक्वेंस में याद करना है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी। डिस्क्रिप्टिव ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी यहाँ पे पढ़ते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, अब ये क्या होता है? देखो नाम से एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर करते हैं, आप किसी भी चीज को एक्सप्लोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहीं भी कोचिंग लगानी है, कोई भी क्लासेस लेनी है फॉर योर नेट और समथिंग, तो आप क्या करते हो? मार्केट में जाके एक्सप्लोर करते हो पहले कि कौन सा बेस्ट है भाई, ठीक है। या फिर ऑनलाइन भी अगर टीचिंग करने आप ढूंढते कौन सा ऑनलाइन एजुकेटर बेस्ट है, तभी आप प्रिपरेशन अपनी वहां पे स्टार्ट करते हैं। वैसे ही एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या है, देखो जैसे आपको पहले से क्लियर नहीं होता है ना माइंड में कि कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूँ, इसीलिए तो आप एक्सप्लोर करते हो। वैसे ही एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या है, जो भी प्रॉब्लम जो क्लियर नहीं है पहले से, उसको आप इन्वेस्टिगेट करते हैं इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। So this is used to investigate a problem which is not clearly defined for the better understanding of the existing problem, ताकि अच्छे से उसकी जो existing problem है उसकी understanding आपको समझ हो जाए अच्छे से। इसको हम कई बार grounded theory approach भी बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो exploratory research है, आपके जो mind में क्वेश्चन होते हैं what, how, why, ये सब जितने भी क्वेश्चन है उनका आंसर कौन देते हैं आपको? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। आप एक्सप्लोर करते हो तो ऑटोमेटिकली इन सब के आंसर आपको मिल जाते हैं। इट इज अप्लाइड व्हेन नंबर ऑफ फैक्टर्स स्टडीड विद इन द टाइम। यस, जब एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में आपको बहुत सारे फैक्टर्स किसी फिनोमिना के रिलेटेड, किसी टॉपिक के रिलेटेड आपको स्टडी करने हैं, देन यू गो फॉर द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। फाइन, कम टू दी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। अब ये क्या होता है? देखो आपने रिसर्च, आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली, फिर अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया आपने ये पर्टिकुलर कोचिंग क्यों ज्वाइन की, जब आपको क्यों का आंसर मिल जाता है, वाई का आंसर, दैट मीन्स आपने एक्सप्लेन कर दिया उस प्रॉब्लम को, आपकी प्रॉब्लम भाई सॉल्व हो गई है। वैसे ही एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या है? जो आपके वाई का आंसर प्रोवाइड करते हैं, दैट इज योर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। मतलब एक्सप्लेन करती है उस फिनोमिना को अच्छे से। तो यहाँ पे क्या है? एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिपिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट वेरिएबल्स, एंड ये किस चीज पे फोकस करती है? एक्सप्लेनिंग द एस्पेक्ट ऑफ द योर स्टडीज स्पेसिफिक सब्जेक्ट इन द डिटेल्ड मैनर। जो भी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, प्रॉब्लम है, उसको डिटेल्ड मैनर में स्टडी करती है। ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं उसका हर एक एस्पेक्ट। It gives the real explanation and thus help in understanding the problem more efficiently, and it focus on the changes in one variable affects the change in other variable, and this research method help in explaining the theoretical explanation। Basically why का आंसर मिल रहा है, that means आपकी explanatory research वो है। ये फोकस करती हैं आपकी जितना भी एस्पेक्ट्स है, जो भी प्रॉब्लम का है,
आपका कोई भी जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है उसको डिटेल्ड मैनर में स्टडी करती है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च और रियल एक्सप्लेनेशंस आपको प्रोवाइड करती है. सो yes, it's all for today. Hope you find it relevant and informative. And if so, like, share the video and subscribe the channel. To keep your preparation high with me, you can also join me on the Telegram for the PDF. And meet you in the next class. Thank you very much.